नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्या आप सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए दोस्तों, ये हमने 10th साइंस से चैप्टर लिया है केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। देखो दोस्तों, हम इस साइंस को कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे पॉइंट्स बना करके कि बच्चों के लिए काफ़ी इजी रहे इन्हें याद करना। देखो दोस्तों, कभी भी जब भी हम आंसर्स वगैरह लिखते हैं ना, तो पॉइंट्स में जितने अच्छे आंसर्स हम लिख सकते हैं उतना पैराग्राफ में अच्छे नहीं भी लगते हैं और याद करने में भी थोड़ी सी दिक्कत होती है। हालांकि दोस्तों, इस चैप्टर को बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी वे में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे और बहुत ही अच्छे अच्छे मैंने आपके लिए पॉइंट्स तैयार किए हैं। जिस तरीके से आप एग्जाम्स में भी अगर पॉइंट्स वाइज आंसर पुटअप करेंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। कोई भी दोस्तों जब कोई एग्जामिनर चेक करने बैठता है ना, तो पैराग्राफ्स की जगह वो पॉइंट्स पर ही विशेष ध्यान देता है। तो दोस्तों, ये आपका पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। कैसे आप केमिस्ट्री को आपके दिन भर की जिंदगी में यूज करते हैं, वहां से हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। दोस्तों देखो, सबसे पहली चीज जिसके बारे में हम जानकारी ले रहे हैं वो है एसिड। एसिड को आप कहते हैं अम्ल। एसिड को आप क्या कहते हैं? अम्ल। तो दोस्तों, यहाँ पर एसिड के बारे में जिन पॉइंट्स का आपको विशेष ध्यान रखना है वो कुछ चुनिंदा पॉइंट्स ये हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है ये एसिड वर्ड आया कहाँ से है, ये एसिड वर्ड कहाँ से आया है। देखो दोस्तों, ये जो एसिड वर्ड आया है ना, ये एसिड वर्ड कौन सी भाषा का शब्द है दोस्तों? ये एसिड वर्ड लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का ये शब्द है। और कौन से वर्ड से लिया गया है? एसिडस वर्ड से लिया गया है। यानी एसिड इज मेड फ्रॉम लैटिन वर्ड एसिडस। दूसरी बात दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि जो एसिड होते हैं ना, ये टेस्ट में कैसे होते हैं? सार, यानी कि स्वाद में खट्टे। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई एसिडस की। तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, एक लिटमस पेपर होता है। तो जब आप उस पे एसिड को गिराते हो लिटमस पेपर्स पे, तो उसका रंग बदल जाता है। अब दोस्तों, ये लिटमस पेपर दो रंग के आते हैं, एक रेड और एक ब्लू। तो आपको ध्यान रखना है कि जो एसिड है ना, ये नीले लिटमस को लाल लिटमस में बदल देता है। यानी एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को टर्न कर देता है किसके अंदर? रेड में। ये इसकी प्रॉपर्टी है दोस्तों। फिर आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी एसिड को मेटल से रिएक्ट करोगे, किसके साथ? धातु के साथ जब भी इसको रिएक्ट करोगे, तब हमेशा आपको एक गैस मिलेगी। ये फिक्स गैस है दोस्तों, और ये गैस कौन सी मिलती है? हाइड्रोजन गैस। तो दोस्तों, ये कुछ 4 पॉइंट्स थे एसिड के बारे में। सबसे पहले कौन सी भाषा से लिया गया है, दूसरी बात कि ये स्वाद में कैसा होता है, तीसरी बात ये कौन से लिटमस को किस में कन्वर्ट करता है, और चौथी बात आपको ध्यान रखना है कि जब आप इसे मेटल से रिएक्ट करते हो तो कौन सी गैस निकलती है दोस्तों? हाइड्रोजन गैस। दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट बिंदु है एसिड के बारे में जो आपको विशेष ध्यान रखना है। दोज सब्सटेंसेज विच गिव हाइड्रोजन आयन व्हेन डिकम्पोज्ड इन वाटर आर कॉल्ड एसिड्स। एसिड यानी कि ये अम्ल वो सब्सटेंसेस हैं, या वो मैं ये कहूँ कि किसको एसिड कहते किसको है। देखो दोस्तों, ये जो एसिड है ना, ये जब कभी भी रिएक्ट करता है, क्योंकि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो ये एसिड जब भी रिएक्ट करता है दोस्तों, तो ये आयन बनाता है। और ये किसका आयन बनाता है? हाइड्रोजन का आयन बनाता है। क्या कहा मैंने? कि ये एसिड जब भी रिएक्ट करता है किसके साथ? पानी के साथ। गीला ही होता है ना दोस्तों, तो ये जब भी पानी के साथ रिएक्ट करता है तो ये आयन बनाता है। इंपॉर्टेंट बिंदु आपको ये ध्यान रखना है कि किसका आयन बनाता है दोस्तों? हाइड्रोजन का। जैसे आप देखो, ये रहा आपका एसिड, इस एसिड का नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। जब आपने इसको रिएक्ट कराया दोस्तों, तो आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पर आयन बना है, पॉजिटिव आयन। हाइड्रोजन आयन कैसा होता है? पॉजिटिव आयन होता है। तो ये हाइड्रोजन आयन जरूर बनता है जब भी आप एसिड को रिएक्ट कराते हो। उसके अलावा कोई गैस बने तो ठीक, वरना तो हाइड्रोजन आयन तो बनेगा ही बनेगा। तो दोस्तों, ये एसिड के बारे में चुनिंदा पॉइंट्स थे जिससे आप एसिड को डिफाइन कर सकते हो। दोस्तों, दूसरी चीज हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं बेस के बारे में। बेस यानी कि क्षार के बारे में। इसका पहला पॉइंट, अब इसका भी स्वाद तो बताना पड़ेगा ना, तो ये स्वाद में कैसे होते हैं? बिटर। बिटर बोले तो कड़वे। तो ये स्वाद में कैसे मिलेंगे? कड़वे। वो कैसे थे? खट्टे। और ये कड़वे। दूसरी बात, आपको लिटमस पेपर बताना पड़ेगा। ये लाल लिटमस को नीला करता है, वो नीले को लाल करता है और ये लाल को नीला करता है। तीसरा जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, वो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप बेस को छूकर देखते हैं ना, तो ये ऐसा लगता है जैसे आपने साबुन को छुआ है। साबुन होता है बिल्कुल ऐसा
चिकना सा, तो आपको ऐसा ही लगेगा। जब भी आप बेस को छुएंगे तो आपको ऐसा अनुभव होगा कि आपने साबुन को पकड़ रखा है। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो बेस होते हैं जितने भी, ये एसिड को न्यूट्रलाइज रखने की क्षमता रखते हैं। न्यूट्रलाइज बोले तो उदासीन करने की क्षमता रखते हैं। किसको? एसिड को। तो जब भी एसिड हमारे लिए दुविधा उत्पन्न करने लगता है, हम उसमें क्या मिला देते हैं? बेस। तो उससे क्या हो जाता है? एसिड न्यूट्रलाइज हो जाता है। फिर आपको ध्यान रखना है कि जितने भी बेस होते हैं ये पानी के अंदर घुलनशील होते हैं, यानी कि सॉल्यूबल होते हैं, यानी कि विलय होते हैं। दोस्तों यहाँ पर भी आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है, वहाँ हमने पढ़ा था कि वो हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं, लेकिन बेस जो होते हैं दोस्तों, ये कौन से आयन रिलीज करते हैं? ये हाइड्रोक्सिल। दोस्तों देखो, आप यहाँ से बता सकते हो, हाइड्रो का मतलब हो गया H और ऑक्सिल का मतलब हो गया O, तो यहाँ से बनता है OH। तो दोस्तों अगर आप बेस की बात करोगे तो ये कौन सा आयन रिलीज करेगा? हाइड्रोक्सिल, जिसको आप हाइड्रोक्साइड भी बोलते हो, OH। इसका मान नेगेटिव होता है। वो कौन से रिलीज करते हैं? हाइड्रोजन, उनका मान पॉजिटिव होता है। तो ये मैंडेटरी है, एसिड हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है और बेस हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करता है। तो ये दोस्तों एसिड और बेस के बारे में कुछ पॉइंट्स थे जो एग्जाम में लिखे जा सकते हैं। फिर हम पढ़ते हैं सॉल्ट का मतलब क्या होता है, यानी लवण क्या होते हैं। दोस्तों लवण ये होते हैं जब आप एसिड और बेस को मिला देते हो। जब आप एसिड और बेस दोनों को ही मिला देते हो तब आपको मिलता है नमक, और नमक के साथ साथ आपको मिलता है वाटर। तो जब भी when acid and base both are reacted या both are mixed, then you get what? You get salt and water। अम्ल व क्षार से जब क्रिया होती है तब आपको लवण और जल मिलता है। ये तो इसके बनने की बात हो गई। आप एक एग्जाम्पल भी देख सकते हो। देखो दोस्तों, ये HCl जो है ये है एसिड, HCl क्या है? एसिड। फिर है NaOH, ये NaOH क्या है दोस्तों? ये है बेस। अब जैसे ही आपने इस एसिड और बेस को जोड़ा तो आपको क्या मिला? NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड। ये क्या है दोस्तों? ये हो गया आपका सॉल्ट, और साथ ही साथ ऊपर अपन ने लिखा है कि अपन को क्या मिलता है? पानी मिलता है। दोस्तों इस तरीके की जो रिएक्शन होती है ना, इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? मतलब जिसमें एसिड और बेस को मिला करके सॉल्ट और वाटर बनाया जाता है, इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन, हिंदी में उदासीनीकरण की क्रिया कहलाती है। फिर आपको ध्यान रखना है कि जो सॉल्ट होते हैं इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोस्तों बहुत ज़्यादा होता है। क्यों होता है ज़्यादा? भाई आप एसिड और बेस दोनों मिला रहे हो इसके अंदर, इसीलिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोस्तों बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। तीसरी बात आपको मेन ध्यान रखनी है कि जितने भी सॉल्ट होते हैं, आपने नमक देखा है, नमक कैसे होता है? क्रिस्टल की फॉर्म में होता है। किसके रूप में होता है? क्रिस्टल के रूप में। घर में जो नमक होता है दोस्तों वो भी क्रिस्टल के रूप में। तो मैक्सिमम जितने भी नमक होते हैं ना दोस्तों, वो कौन से रूप में पाए जाते हैं? क्रिस्टल फॉर्म में। तो क्या पॉइंट्स थे? सबसे पहले नमक कैसे बनता है? एसिड और बेस दोनों को मिला करके बनता है। दूसरी बात, नमक के साथ साथ और क्या बनता है? पानी भी बनता है। फिर आपको पॉइंट क्या ध्यान रखना था? इसी रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन भी कहते हैं। दोस्तों देखो, केमिस्ट्री में मैक्सिमम आप ध्यान रखिएगा, जब भी कोई चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हो तो उसको एग्जाम्पल सहित ज़रूर एक्सप्लेन करो, उससे एग्जामिनर पे एक अलग ही और अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ आपने एक एग्जाम्पल से भी बता दिया। फिर आपको ये बताना है कि इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसे होते हैं? बहुत ही अधिक होते हैं। और लास्ट में ये कैसी फॉर्म में पाए जाते हैं? ये मोस्टली क्रिस्टल, दानेदार फॉर्म में पाए जाते हैं। ये थी तीनों की बातें, एसिड की, बेसिस की और सॉल्ट की, जिसके बारे में इस चैप्टर में बात की गई है। दोस्तों इसके बाद आप ध्यान रखें, अब जो हम पढ़ रहे हैं कि एसिड और बेस में स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस किसे कहा जाता है, यानी कि प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार क्या होते हैं। देखो दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि एसिड आयोनाइज होकर कौन सा आयन निकालते हैं? हाइड्रोजन का आयन। दोस्तों जब ये आयोनाइज होते हैं ना, तो ये कौन से सोल्यूशन में आयोनाइज होते हैं? एक्वस। अब दोस्तों ये एक्वस सोल्यूशन क्या होता है? दोस्तों देखो, सॉल्यूशन आपने पढ़ा है लिक्विड होता है। जब लिक्विड आप जानते हैं ना, पानी क्या है? लिक्विड। जब ये लिक्विड गाढ़ा होता है ना, गाढ़ा,
गाढ़ी चीज़ देखी है आपने, गोंद, फेविकॉल, ये गाढ़े होते हैं। तो जब ये गाढ़ा हो जाता है ना, उसको एक्वस बोलते हैं। ये लिक्विड का ही फॉर्म है लेकिन ये गाढ़ा है, ठीक है। तो हमें कौन सा सोल्यूशन लेना है, गाढ़ा सोल्यूशन। सम एसिड्स गेट कंप्लीटली आयनाइज्ड, हमने पढ़ा था ये आयनाइजेशन करते हैं, जिसमें से कौन सा आयन निकलता है, हाइड्रोजन आयन, पढ़ा था एसिड का भी थोड़ी देर पहले। तो जब हम एक्वस सोल्यूशन में एसिड को आयनाइज करें और वो पूरे के पूरे आयनाइज हो जाए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना हमेशा हर चीज़ पूरी हो ही हो, तो जब ये पूरे के पूरे आयनाइज हो जाए, उन एसिड्स को हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी कि प्रबल अम्ल। तो प्रबल अम्ल क्या होते हैं दोस्तों, प्रबल अम्ल कुछ वो अम्ल हैं जो कि जब एक्वस सॉल्यूशन में डाले जाते हैं तो वो पूरे के पूरे आयोनाइज हो जाते हैं। उन एसिड्स को क्या कहते हैं हम, उन एसिड्स को कहते हैं प्रबल अम्ल या स्ट्रॉन्ग एसिड। वैसे ही दोस्तों स्ट्रॉन्ग बेस क्या कहलाता है, अगेन आपको सॉल्यूशन कैसा लेना है, एक्वस ही लेना है, गाढ़ा ही लेना है। अगेन आपको बेस को क्या कराना है, आयोनाइज ही कराना है। अब दोस्तों जब आप बेस को आयोनाइज कराते हैं तब कौन सा आयन निकलते हैं, हाइड्रोक्सिल, ये भी पढ़ा है हमने थोड़ी देर पहले। तो अगेन आपने बेस को किस में मिलाया है, एक्वस सॉल्यूशन में ही मिलाया है और उसे भी क्या किया है, आयोनाइज ही किया है। तब आपको फिर वापस क्या हो, सारे के सारा जो बेस है वो फिर कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए, तो हम उसे क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस। यानी स्ट्रॉन्ग बेस की परिभाषा अगर मैं छोटे या स्पष्ट अक्षरों में कहूँ तो कुछ ऐसे बेस जो एक्वस सॉल्यूशन में मिलाने पर पूरे के पूरे आयोनाइज हो जाएं, वो बेस क्या कहलाते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। अब दोस्तों जब स्ट्रॉन्ग की बात आ गई तो वीक की बात तो आएगी आएगी। तो अब बात कर रहे हैं वीक एसिड और वीक बेस की, यानी कि दुर्बल अम्ल और क्षार की। देखो दोस्तों कुछ एसिड्स, अगेन सॉल्यूशन क्या है, एक्वस यानी कि गाढ़ा, वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते हैं, बस इतना सा फर्क है। यहाँ पर डू नॉट लगाना है, वहाँ पर सिर्फ डू लगाना है। तो यानी कि जब कुछ अम्ल या कुछ एसिड्स एक्वस सॉल्यूशन में मिलाने के बाद पूरे के पूरे आयोनाइज नहीं होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, वीक एसिड। अब आप तुरंत ही वीक बेस की तो परिभाषा बना ही लेंगे। देखो कुछ बेस जो एक्वस सॉल्यूशन में मिलाने के बाद पूरे के पूरे आयोनाइज नहीं हो, वो क्या कहलाते हैं, वीक बेस। देखो दोस्तों यहाँ पर मैंने उदाहरण भी लिए हैं, आपसे मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था कि केमिस्ट्री में आप जब भी किसी चीज़ को लिखो तो कोशिश करो एक आधा उदाहरण आपको हमेशा याद रहे ही रहे। ज़रूरी नहीं है सारे ही लिखो, पर एक आधा तो आपको याद रहना ही चाहिए। इसीलिए मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है और आपको ये याद रखने हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं, ये कई बार आपको साइंस की बुक में दो शब्द जरूर मिलेंगे, एक एक्सोथर्मिक और एक एंडोथर्मिक, यानी कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। ये क्या होती हैं दोस्तों, देखो दोस्तों हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि एक्सो और एंडो में क्या फर्क है। दोनों में कहावत तो यही है कि एक के अंदर एनर्जी चाहिए और एक एनर्जी देती है। देखो दोस्तों केमिस्ट्री में जितनी भी रिएक्शंस होती हैं वो दो ही प्रकार की होती हैं, एक वो रिएक्शंस जो कि एनर्जी लेकर के फिर की जाती है और दूसरी वो रिएक्शन जो अपने आप एनर्जी आपको छोड़ कर दे दे, उसके पास इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी है कि वो अपने आप आपको देगी। और कुछ ऐसी रिएक्शन है जो बिना एनर्जी के हिलेंगी नहीं। तो जिन्हें एनर्जी चाहिए वो एक प्रकार की और जिनके पास हैं और वो आपको खुद दे रही हैं ये दूसरे प्रकार की। अब इनमें से एक तो लेने वाली है और एक देने वाली है। अब कौन सी लेने वाली है और कौन सी देने वाली है, सबसे ज़्यादा दुविधा यही है। तो मैं आपको इस दुविधा से भी आज़ाद करती हूँ। देखो दोस्तों ये वर्ड क्या लिखा है, एक्सो, आपको सिर्फ इतना सा वर्ड पढ़ना है, एक्सो। दोस्तों एक वर्ड आप बहुत अच्छे से जानते हैं, एग्जिट, कहीं जगह लिखा हुआ होता है एग्जिट। इस एग्जिट का मतलब क्या होता है दोस्तों, बाहर जाना, यही होता है भाई, बाहर का द्वार ये है तो बाहर के द्वार पे मोस्टली लिखा होता है एग्जिट। ई एक्स से मतलब क्या होता है, एग्जिट, तो वैसे ही ई एक्स से मतलब होता है एक्सोथर्मिक। क्या ध्यान रखना है आपको,
EX से ही मतलब होता है एग्जिट और EX से ही मतलब होता है एक्सोथर्मिक। एग्जिट का मतलब बाहर निकालना, यानी ऐसी जितनी भी क्रियाएं हैं जिसमें आपको एनर्जी खुद मिलेगी, मतलब वो रिएक्शन खुद एनर्जी छोड़ेंगी, वो कहलाती है एक्सोथर्मिक। और ऐसी जितनी भी क्रिया जिन्हें करने के लिए एनर्जी उन्हें देनी पड़ेगी वो कहलाएगी एंडोथर्मिक। तो ये दोनों चीज ध्यान रखनी है दोस्तों। एक्सो मतलब एग्जिट, बाहर, बाहर खुद दे रही है वो एक्सोथर्मिक, और जो ले रही है वो एंडो। देखें अपन, एक्सो दोज रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज रिलीज, छोड़ी जा रही है वो एक्सो, और जिनके अंदर एनर्जी ली जा रही है वो एंडो। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं दोस्तों। देखो, आपने बहुत ज्यादा बार इस रिएक्शंस को देखा होगा। कहाँ देखी आपने रिएक्शन? मोस्टली ये रिएक्शन आपने देखी है जब पेड़ फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं, तब ये रिएक्शन मोस्टली लिखी जाती है। तो दोस्तों ये ग्लूकोज रहा और ये ऑक्सीजन रहा। जब ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन टूटते हैं कार्बन डाइऑक्साइड पानी में, तो एनर्जी निकलती है, तो एक्सो हो गया। लेकिन वहीं जब आप मैग्नीशियम कार्बोनेट को जब तक गर्म नहीं करोगे ये टूटेगा नहीं, वरना तो ये ऐसे ही पड़ा है। तो जब तक आप इसे गर्म नहीं करोगे, मतलब आपको उसको क्या देनी पड़ रही है? हीट देनी पड़ रही है ना, इसलिए एंडो। ठीक है दोस्तों, तो ये आप जरूर से ध्यान रखें। एक्सो मतलब छोड़ना और एंडो मतलब लेना। आगे चलते हैं दोस्तों। ये एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, ब्रॉन्स्टेड लॉरी। इन्होंने भी एसिड और बेसिस के बारे में कुछ कहा था। दोस्तों कई बार प्रश्न हमारे बहुत छोटे छोटे बन जाते हैं वैज्ञानिकों के ऊपर कि भैया ये चीज़ किस वैज्ञानिक ने दी थी, या फिर उस वैज्ञानिक का नाम देकर के आपसे पूछा जा सकता है कि इस वैज्ञानिक ने क्या किया था। तो ये छोटे छोटे से प्रश्न भी आपको बहुत ध्यान रखने हैं। देखो छोटे छोटे नंबर मिलते मिलते ही पूरे नंबर मिलते हैं। तो ये है ब्रॉन्स्टेड लॉरी का क्या कंसेप्ट है एसिड और बेस के रूप में। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो एसिड्स होते हैं ना, ये प्रोटॉन को देते हैं, दातार होते हैं, ये देने में विश्वास रखते हैं, इनके पास बहुत सारे हैं, ये आपको देंगे, ठीक है। लेकिन जो बेसिस होते हैं ये दातार नहीं है, ये तो ग्रही हैं, ये तो लेंगे, एक्सेप्टर। तो ये बात किसने कही थी? ये बात ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने कही थी कि जो एसिड्स हैं वो देते हैं और जो बेसिस हैं वो लेते हैं। देखो दोस्तों, कोई जब ही देता है जब वहाँ लेने वाला भी मौजूद हो। जब लेने वाला ही नहीं होगा तो देने वाला किसको देगा? और जाहिर सी बात है अगर लेने वाले खड़े और देने वाला नहीं होगा तब भी कोई साहस नहीं है। तो यानी देने और लेने वाला दोनों होना चाहिए। तो देते कौन है? एसिड, और लेते कौन है? बेस। आप एग्जाम्पल भी देख सकते हो, ये एसिड है, इस एसिड के पास मान लो कुछ भी चीज़ है, वो इसने किसको दे दी? देखो बेस को दे दी, और खुद क्या हो गया? अकेला। तो देखो बेस अकेला था और इसने ले लिया, और एसिड के पास था और ये बेचारा अकेला हो गया। तो एसिड्स देते हैं और बेसिस लेते हैं, ठीक है। ये किसने कहा था? ये ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने कहा था। दोस्तों ये आगे पीछे भी पूछे जा सकते हैं, हो सकता है आपको ये देकर ये पूछ ले, और हो सकता है ये देकर ये पूछ ले। नेक्स्ट एक और साइंटिस्ट थे दोस्तों, लुइस कंसेप्ट। ये लुइस ने क्या कहा था एसिड और बेस के बारे में? देखो दोस्तों, जो पिछले साइंटिस्ट ने कहा था और जो इन्होंने कहा था वो लगभग सेम है, लगभग। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है एसिड ऐसे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। पेयर को, दोस्तों वहां पेयर नहीं था, है ना। ये कौन है? वो डोनर थे, ये एक्सेप्टर हैं। किसके एक्सेप्टर हैं? इलेक्ट्रॉन के पेयर के। तो जो एसिड्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर के एक्सेप्टर होते हैं। अब वही है, लेने वाला कोई है तो देने वाला भी तो होना चाहिए ना, तो वो बेस है। ये बेस इलेक्ट्रॉन पेयर के डोनर होते हैं, दातार होते हैं, ठीक है। तो उस कंसेप्ट का ये बिल्कुल उल्टा कंसेप्ट है। यहाँ पर एसिड्स ले रहे हैं, पर क्या ले रहे हैं? इलेक्ट्रॉन का जोड़ा ले रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन नहीं लेंगे, पूरा जोड़ा लेंगे, और यहाँ पर बेसिस देने का काम कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ये दो साइंटिस्ट की बात थी और ये दोनों आपको ध्यान रखनी है। अब दोस्तों एक आता है पीएच क्या होता है? पीएच क्या होता है? हालांकि दोस्तों अगर हम इस पीएच की फुल फॉर्म देखें तो पीएच की फुल फॉर्म होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन का घातांक। तो पावर ऑफ हाइड्रोजन को ही शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है पीएच। यहाँ पर पी स्मॉल कैप लेटर में है और एच कैपिटल लेटर में।
इसके बारे में कुछ बिंदु हम देखते हैं। देखो दोस्तों, ये पीएच किसने दिया था? ये साइंटिस्ट का नाम था सोरेनसन। क्या नाम था इनका? सोरेनसन। ये सोरेनसन पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने पीएच के बारे में साइंस में कुछ हमें बताया था। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों कि जो हाइड्रोजन होता है ना, हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होती है, ये मैंने अभी आपको बताया पावर, इसी के घातांक को पीएच कहा जाता है। ये बिल्कुल वही चीज़ है जो मैंने अभी लिखी है। हाइड्रोजन की पावर को ही क्या कहा जाता है? पीएच कहा जाता है। तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि ये निकलता कैसे। हालांकि दोस्तों आपके एग्जाम में इसको निकालने के लिए नहीं आता है, कुछ पीएच मान आपको याद ही रखने होते हैं, पर फिर भी आपको पता होना चाहिए कि जो साइंटिस्ट लोग होते हैं पीएच मान को कैसे निकालते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन आयन का लॉग लेते हैं। किसका लॉग लेते हैं? हाइड्रोजन आयन का लॉग लेते हैं। और ये लॉग कैसा होता है? नेगेटिव, यानी कि माइनस के साइन का। तो जब भी हाइड्रोजन आयन का लॉगैरिथम माइनस साइन के साथ ले लिया जाता है तो ये जो वैल्यू आती है, ये वैल्यू क्या कहलाती है? पीएच। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट पीएच ध्यान रखना है कि जब कोई चीज़ न्यूट्रल होती है, न्यूट्रल यानी ना इधर की ना इधर की, बीच की, यानी ना वो एसिड हो ना वो बेस हो, बीच का हो, ऐसी प्रॉपर्टीज जो ना एसिड की हो ना बेस की हो, वो कहलाती है न्यूट्रल। तो न्यूट्रल का पीएच हमेशा 7 होता है। न्यूट्रल का पीएच हमेशा 7। तो सबसे पहली बात साइंटिस्ट का नाम, दूसरी बात पीएच के मतलब हाइड्रोजन के घातांक को कोई क्या कहा जाता है? पीएच मान। तीसरी बात कैसे निकाला जाता है? तो हाइड्रोजन आयन का जब लॉग निकाला जाता है किस साइन के साथ? माइनस साइन के साथ, तो वो क्या कहलाता है? पीएच। और तीसरी बात न्यूट्रल की यानी उदासीनीकरण की पीएच कितनी होती है? 7 होती है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब है कि पीएच का हमारी पूरी दिनचर्या में क्या जरूरत होती है। चैप्टर का नाम यही है ना, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो पूरी दिनचर्या में इसकी क्या जरूरत है? सबसे पहले है एसिडिटी इन स्टमक। दोस्तों ये अभी बहुत ज़्यादा बड़ी बीमारी बनी हुई है, अधिकतर लोगों को पेट में एसिडिटी होती ही होती है। ये क्यों होती है वो देखते हैं दोस्तों। सबसे पहली चीज़ कि जब भी आपको एसिडिटी होगी स्टमक में तो आपको सबसे पहले दर्द होना शुरू होगा और इरिटेशन होना, यानी कि आपको जलन और दर्द होना शुरू होता है। तब लगता है यार पेट में क्या बन रही है? गैस बन रही है। ये तो इसके लक्षण हुए। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि जो पेट है ना, आप भी जानते हैं कौन सा एसिड रिलीज करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। ये कौन सा एंजाइम रिलीज करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इसकी मात्रा जब बहुत ज़्यादा हो जाती है दोस्तों, हर चीज़ की है ना मात्रा पे बहुत फ़र्क पड़ता है। ऐसे खाने में भी किसी भी चीज़ की मात्रा अधिक हो जाए तो खाने का स्वाद बिगड़ जाता है। तो वैसे ही जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा पेट में अधिक हो जाती है तब हमें ये शिकायत उत्पन्न होना शुरू होती है। तीसरी बात, इससे राहत पाने के लिए आपको क्या करना है? इससे राहत पाने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का, इसका सूत्र आपको ज़रूर ध्यान रखना है दोस्तों। इसका फॉर्मूला कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है दोस्तों, ये वीक बेस है। हमने पढ़ा था वीक बेस क्या होता है। तो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वीक बेस है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि ये जो एसिडिटी की प्रॉब्लम है ये कम हो। तो जो HCl की मात्रा बढ़ गई थी ना, ये उसे न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है। और लास्ट में आपको ध्यान रखना है कि न्यूट्रलाइजेशन एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड, ये क्या करेगा? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया जो एसिड निकला था, कौन सा एसिड? HCl, उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों ये था गैस होने पर कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, जलन और दर्द। दूसरी बात क्यों होता है, HCl की मात्रा अधिक बढ़ जाती है पेट में। तीसरी बात कैसे राहत मिलेगी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से, इसका सूत्र ध्यान रखना है। ये वीक बेस है, ये ध्यान रखना है। और ये क्या करता है, ये आपके एसिड की मात्रा को न्यूट्रलाइज करता है। आई बात समझ, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है दोस्तों टूथ डिके। कई जनों के, कई बच्चों के आपने दांत खराब देखे होंगे, या फिर उम्र के साथ साथ भी हमारे दांत खराब होना शुरू हो जाते हैं। क्यों होते हैं और क्या उसके इंपॉर्टेंट बिंदु हैं, पॉइंट्स हैं, वो हम देखते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात कि जो माउथ है, मुंह, उसका पीएच मान कितना होना चाहिए या कितना होता है, वो होता है 6.5, 6.5। तो ये इसका पीएच मान होता है। ठीक है, अब क्या है, आपके मुंह के अंदर क्या मौजूद होते हैं? बैक्टीरिया, जो कहाँ से आते हैं? आपके खाने से।
जो भी खाना आप खाते हो वो दांतों में फंस जाता है, तो उससे क्या उत्पन्न हो जाते हैं, बैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना दोस्तों, ये इस पीएच मान को घटाने की कोशिश करते हैं। मतलब आपका जो पीएच मान 6.5 है उसे रिड्यूस करते हैं, उसे घटाते हैं, और घटाते घटाते जब ये पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है, यानी 5.5 से कम हो जाए, तो आपको टूथ डिके यानी दंत क्षय की आदत या बीमारी हो जाती है। ठीक है, तो कितना मान होना चाहिए, 6.5, कितना आ जाए 5.5, तब क्या हो जाएगा, आपको टूथ डिके हो जाएगा। टीथ, अब इसको सही कैसे करें, तो भैया आप क्या करते हो, टूथपेस्ट, तो आपको टूथपेस्ट या कोई एल्कलीन का सोल्यूशन यूज करना है ताकि आपका टूथ डिके खत्म। देखो ये एल्कलीन सोल्यूशन को ही हम टूथपेस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, मान कितना होता है, 6.5। कौन रिड्यूस करता है, बैक्टीरिया। कितना तक कर देता है, 5.5 से जैसे ही नीचे आएगा आपको टूथ डिके की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। और इससे राहत कैसे पा सकते हो, टूथपेस्ट या एल्कलीन सोल्यूशन को यूज करके। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, स्टंग ऑफ इंसेक्ट। स्टंग का मतलब होता है डंक। कुछ कीट ऐसे होते हैं जिनके डंक होते हैं, उससे भी हमें बहुत परेशानियां होती है। कैसे होती है और क्यों होती है, वही हमें देखना है। सबसे पहली बात दोस्तों, जब भी कीट डंक मारते हैं ना, तो उनके डंक में अम्ल होता है। अम्ल मतलब एसिड मौजूद होता है। तो जब भी हमें काटेंगे तो ये एसिड रिलीज कर देते हैं, वो एसिड हमारी बॉडी के ऊपर आ जाता है जहाँ पर भी डंक मारेंगे। अब उससे क्या होगा, एसिड हमेशा क्या पैदा करता है, दर्द और जलन। ये हमने देखा है, पेट में भी हो जाती है ना। तो वही चीज़ है कि त्वचा पर क्या होना शुरू हो जाता है, दर्द और जलन होना शुरू हो जाता है। अब इसे कम कैसे करो, अब वही बात है, जब आपने दांतों में एल्कलाइन सॉल्यूशन का यूज़ किया था, यहाँ एल्कलाइन सॉल्ट का यूज़ करो तो आपका एसिड रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात, ये एसिड रिलीज करते हैं जो हमारी त्वचा पर आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें जलन और दर्द होता है। और इससे कैसे हम इससे पा सकते हैं छुटकारा, तो आप एल्कलाइन सॉल्ट का यूज़ करो, हट जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे है एसिड रेन क्या होती है। दोस्तों अम्ल वर्षा के बारे में आपने बहुत सुना है। दोस्तों ये भी क्या है कि जब हमारी हवा में पॉल्यूटेंट्स यानी कि प्रदूषण आ जाता है, हवा में प्रदूषण आ जाता है, तब जो हवा का पीएच होना चाहिए वो फिर कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो बारिश होती है वो एसिड रेन कहलाती है। क्योंकि ये जो प्रदूषण है ना, ये उस पानी में मिक्स हो जाता है और उस पानी के साथ बरसना शुरू हो जाता है। दोस्तों इसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो नदी नाले या जो पानी के स्रोत हैं वो खराब होते हैं। दूसरी चीज़, मिट्टी खराब होती है। ठीक है, अब इससे छुटकारा कैसे पा सकते हो, आप जो प्रदूषण कर रहे हो उसे कम कर लो, और कोई रास्ता नहीं है। सबसे पहली बात कैसे होती है, ये प्रदूषण से होती है। प्रदूषण से वर्षा होती है, जो प्रदूषण है वो पानी में मिक्स होकर गिरने लगता है, उसे एसिड रेन बोलते हैं। और सबसे बढ़िया किसको रिफ्लेक्ट करते हैं, रिवर और सॉइल को, जितने भी पानी के स्रोत हैं, और मिट्टी को। और इसे कैसे कंट्रोल पा सकते हो आप, पॉल्यूटेंट्स को यानी प्रदूषण को क्या कर लो, कंट्रोल कर लो। आगे बढ़े दोस्तों, नेक्स्ट है अब मिट्टी का पीएच क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों आप मिट्टी के पीएच, अब भाई मिट्टी का पीएच जानना ही क्यों है, तो भाई मिट्टी के पीएच को जानकर ही आप ये पता कर सकते हो कि इस मिट्टी में आप कैसी खेती करो। हर तरीके की खेती हर तरीके की मिट्टी में नहीं होती है, ये आप सब जानते हैं। हर मिट्टी अलग अलग तरीके से खेती करती है। तो मिट्टी का पीएच मान जान करके आप ये जान सकते हो कि इस खेत में या इस मिट्टी में मैं कौन से तरीके की क्रॉप्स उगाऊं कि मेरी खेती बहुत अच्छी हो। तो मृदा का पीएच मान ज्ञात करके आप मिट्टी में बोई जाने वाली फसलों का चयन कर सकते हो। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि अगर मिट्टी का पीएच मान भी पता चल जाए ना, तो मुझे ये भी पता चल जाएगा कि मैं प्रॉपर फर्टिलाइजर कौन कौन से यूज कर सकती हूँ, यानी कि मैं उर्वरक कौन कौन से उस पीएच मान में इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो ये कुछ पॉइंट्स थे किससे रिगार्डिंग, सॉइल के पीएच से। देखो दोस्तों, ये अभी पहला चैप्टर आपका केमिस्ट्री का पूर्ण नहीं हुआ है, पर मैंने फिर भी काफ़ी पॉइंट्स इसमें ज़रूर से लेकर आपको समझाया है। मैं फिर कह रही हूँ दोस्तों, आपको पॉइंट्स वाइज ही आंसर लर्न करने हैं, आपके लिए इजी रहेंगे। दूसरी बात दोस्तों, आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि अभी हम इसके आगे का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तब तक के लिए आप यहाँ तक का पूरा प्रॉपर पढ़ के रखें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।